डेंगू फीवर होता है बेसिकली सेल्फ लिमिटिंग होता है, 8 से 10 दिन में अपने आप बुखार आता है और धीरे धीरे ठीक हो जाता है। 20,000 अगर पहुंच गई है पेशेंट्स और ब्लीडिंग भी है साथ में, नाक से खून आ रहा है या कॉफ में आ रहा है खून या पेशाब में खून आ रहा है, लैट्रिन में खून, आपको चढ़ाना है। वाटर स्टैग्नेशन, जैसे होता है कि घर में छोटे छोटे पॉट्स में भी वाटर है वो इग्नोर हो जाते हैं, तो ये टेस्ट करा के आप कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट्स को मलेरिया है, चिकनगुनिया है या डेंगू है। जरा सोचिए, इतना छोटा सा मच्छर, लेकिन इसके काटने से इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। कभी मलेरिया, कभी डेंगू, कभी चिकनगुनिया, ऐसी बीमारियां जो सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को हिला कर रख देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है मलेरिया और डेंगू में असली फर्क क्या है? इनके सिम्टम्स को कैसे पहचाना जाता है ताकि इलाज में कोई देर ना हो? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सच में हम इन बीमारियों से पूरी तरह से बच सकते हैं? आज के इस वर्ल्ड मॉस्किटो डे स्पेशल में कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर SK गौतम देंगे आपके हर सवाल का एकदम सटीक और सही जवाब, ताकि आप, आपका परिवार और आपके अपने मच्छरों से होने वाली खतरनाक बीमारियों से रहे सुरक्षित और निश्चिंत। तो चलिए शुरू करते हैं डियर डॉक्टर शो। सर, आज हम लोग वर्ल्ड मॉस्किटो डे के ओकेजन पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मच्छरों से होने वाली बीमारियों के बारे में बात करें तो जो सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारियाँ हैं वो हैं डेंगू और मलेरिया। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले इससे शुरू करें बताना कि डेंगू और मलेरिया में डिफरेंस क्या होता है। आजकल जो सीज़न है दिस इज़ ऑल्सो फेवरेबल फॉर मॉस्किटोज़। तो मॉस्किटो बेसिकली वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की अगर हम बात करें तो 3 चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, मलेरिया, डेंगू जो आपने बताया, तीसरा हमारा चिकनगुनिया होता है। तो ये 3 प्रिवलेंट हैं जो हमारे इस सीज़न में फैलते हैं। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया, तीनों में ही पेशेंट फीवर करके ही प्रेजेंट करेगा। बट आम जनता कैसे जाने कि उसे डेंगू है या मलेरिया, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर क्लिनिकली बात करें या पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से बात करें तो अगर मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया में हाई ग्रेड फीवर होगा विथ चिल्स एंड राइगर, मतलब ठंड लग के बुखार आना। मरीज बताएगा कि बुखार बहुत तेज़ आता है, साथ में कपकपी लगती है, ठंड लगती है। और अगर हम बात करते हैं डेंगू की, तो डेंगू फीवर में क्या होता है कि बेसिकली फीवर तो रहता है बट साथ में बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो सीवियर बॉडी एक विद अ फीवर, ये इसमें चिल्स नहीं होगा। और थर्ड जो एंटिटी हमारी चिकनगुनिया है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो द जॉइंट पेन इज़ मच मोर एज़ कम्पेयर टू फीवर, मतलब जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होगा चिकनगुनिया में बुखार के साथ में। तो बेसिक ये 3 डिफरेंस हैं जो तीनों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्लिनिकल बेसिस पे, हिस्ट्री के बेस पे। सर, इन तीनों ही बीमारियों के होने के मेन रीजंस क्या हो सकते हैं? देखिए, तीनों का जो स्रोत है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, मच्छर काटने से ही होता है। बट अगर पॉजिटिव एजेंट की बात करें कि होता क्या है, तो एक जो हमारा मलेरिया है वो एक पैरासिटिक डिजीज़ है, प्रोटोजोअन्स होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से फैलता है जो होता है। दूसरे अगर बात करते हैं चिकनगुनिया या डेंगू फीवर की, इट्स अ वायरल डिजीज़। तो डिफरेंस यही है कि एक प्रोटोजोअल है, एक वायरल है। सर, इन बीमारियों से बचने के लिए लोगों को प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे हम सभी जानते हैं प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए 2 स्ट्रेटजी हम कर सकते हैं। एक तो हमारा कम्युनिटी लेवल प्रिवेंशन होता है और दूसरा जो प्रिवेंशन होता है अपना इंडिविजुअल लेवल पे होता है। तो पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे प्रिवेंशंस की, जो हम खुद कर सकते हैं या आम जनता खुद कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मच्छरों से कैसे बचा जाए। तो मच्छरों से काटने से बचना है। स्पेशली हम डेंगू की बात करें तो डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो बहुत हाइट तक उड़ नहीं पाते हैं। तो बेसिकली जो लोअर लिम्स अगर आपके एक्सपोज्ड हैं तो वहाँ पर मच्छर के काटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला एडवाइस ये है कि फुल स्लीव्स पहन के रखें, फुल पैंट या फुल शर्ट्स का यूज़ करें। दूसरा है कि सोते समय या तो आप रेपेलेंट यूज़ करें, मॉस्किटो रेपेलेंट्स, या फिर मॉस्किटो नेट्स आते हैं वो इस्तेमाल करें। तीसरा है कि आप जो पीक आवर्स होते हैं, जो मच्छरों का होता है ना, जो डस्क मतलब शाम का समय, हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है तो मच्छरों के काटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो पीक आवर्स में ऐसा अवॉइड करें ओपन जगह में जाने में। तो ये 2। और चौथा जो होता है कि वाटर स्टैग्नेशन, जैसे होता है कि घर में छोटे छोटे पॉट्स में भी वाटर है वो इग्नोर हो जाते हैं, तो उनको खाली करना है। कूलर में अगर पानी आप खाली कर सकते हैं देन इट इज़ बेटर, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप उसमें ऑयल डाल के रखें जिससे कि लार्वा उत्पन्न ना हो। जी सर। सर, ये तो बात हमने कर ली प्रिकॉशन
प्रिकॉशंस की, लेकिन अगर फिर भी कोई इनकी चपेट में आ जाए इन बीमारियों की, तो उसके बाद उसे खुद को फिर भी ठीक रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर अनलकली इसकी चपेट में आता है कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन या कोई भी पेशेंट्स, तो सबसे पहला है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये डिजीज़ेज़ जो हैं बहुत सीवियर नहीं हैं। मलेरिया है, डेंगू है। जो डेंगू फीवर की अगर हम बात करें तो ओनली 10% केसेस आर फैटल, मतलब सीवियर। तो जो डेंगू फीवर होता है बेसिकली सेल्फ लिमिटिंग होता है, 8 से 10 दिन में अपने आप बुखार आता है और धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो अगर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो आप डेंगू की अगर हम बात करें तो उसमें आप बस आपको करना क्या है, कुछ वार्निंग साइंस ध्यान रखने हैं कि आप देखते रहें कि आपके शरीर पे कहीं दाग धब्बे या चकत्ते तो नहीं पड़ रहे हैं, नंबर 1। कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं आ रही, या फिर नाक से खून बहना या कान से खून बहना या उल्टी में या लैट्रिन में या पेशाब में ब्लड का आना या शरीर पे चकत्ते पड़ना या सांस लेने में दिक्कत होना, ये एक वार्निंग साइन है। क्योंकि डेंगू फीवर होता है, डेंगू फीवर के बाद अगर हम उसको प्रोग्रेस करते हैं, सीवियरिटी की बात करते हैं, तो वो डेंगू हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। और सीवियरिटी की अगर बात करें जो लेस देन 1% केसेस में होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम, बीपी काफ़ी कम हो जाता है। और अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया में ठंड लग के बुखार आ रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह से जांच करानी है, और मलेरिया के लिए एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं। चिकनगुनिया की बात करें, वो भी एक वायरल डिजीज़, सेल्फ लिमिटिंग है, बट उसका पेन जो होता है बड़ा कम्बरसम होता है, तो उसके लिए सिंपल पैरासीटामोल से कर सकते हैं, या तो डॉक्टर की सलाह से आप जांच करा के उसका फिर कन्फर्मेटिव इलाज ले सकते हैं। सर, जैसे आपने बात करी वार्निंग साइंस की, तो बेसिकली नॉर्मली जनरली हम लोग यही देखते हैं कि लोग अपने घर पे जो बुखार आ रहा है तो हाँ ठीक हो जाएगा, ऐसे करके सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, वार्निंग साइंस को भी इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे में इनको इग्नोर करने के बाद उनकी कॉम्प्लिकेशंस कितनी बढ़ सकती हैं, किस हद तक ये गंभीर हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर वार्निंग साइंस, सबसे पहले आपको अवेयर होना है कि वार्निंग साइंस होते हैं क्या है, पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो जैसे पटीकी हेमरेज हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं, और साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो शरीर पर लाल रंग के धब्बे पड़ने, तो ये एक साइन है कि आप डेंगू फीवर की शुरुआत है और आपकी प्लेटलेट हो सकता है कम हो रही हो। तो इसमें आप डॉक्टर की सलाह से अपने प्लेटलेट को जांच करा लें। और जो सेल्फ मेडिकेशंस की जहाँ तक बात है, आजकल लोग इग्नोर करते हैं, सेल्फ मेडिकेट करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन सिर्फ आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ फ्लूइड्स, मतलब पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएं, प्रॉपर हाइड्रेशन को मेंटेन करें। लेकिन सिर्फ पैरासीटामोल लेने के बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है, वार्निंग साइंस स्टार्ट हो गए हैं, देन यू हैव टू कंसल्ट, आपको अपने डॉक्टर की सलाह से आगे जांच कराना है और उसका उसी के हिसाब से उचित इलाज लेना है। सर, अगर ये बीमारियां जो हैं, ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन्हें अगर इग्नोर कर दिया जाए, नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो क्या ये आगे जाके थोड़ी सी जानलेवा साबित हो सकती है? बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं डेंगू फीवर की, तो 90% केसेस तो डेंगू फीवर, सिंपल डेंगू फीवर, सिंपल वायरल फीवर, फ्लू लाइक सिम्टम्स होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इग्नोर करते हैं और आगे वो डेंगू हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लीडिंग एपिसोड स्टार्ट हो जाता है, उसको भी अगर इग्नोर करेंगे तो पेशेंट कैन लैंड अप इनटू द डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है डेंगू की जिसमें मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और उसमें मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ों को अवॉइड करें, इग्नोर ना करें कि आप डेंगू फीवर से डेंगू शॉक सिंड्रोम में पहुंच जाएं। तो ये वार्निंग साइंस अगर आपको पता है तो आप इन चीज़ों को कॉम्प्लिकेशंस में जाने से बिल्कुल बच सकते हैं। जी सर, ये तो बात हो गई बड़ों की, लेकिन आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि बच्चे जब बाहर खेलने जाते हैं तो वो ये सारे प्रिकॉशंस नहीं लेते, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना या ये वो, तो उनके पेरेंट्स भी उन्हें लेके काफ़ी चिंता में होते हैं, और जब उन्हें ऐसी बीमारियां या फीवर आने शुरू हो जाते हैं तो बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ऐसी सिचुएशन में उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए सब। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि पैनिक नहीं होना है। लोग होते हैं कि डेंगू हो गया, फीवर हो गया, अब तो प्लेटलेट नीचे जा रहा, क्या करें। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना। 90% डेंगू फीवर आ रहा सेल्फ लिमिटिंग, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं 8-10 दिन में। बट आपको ध्यान ये रखना है कि फ़ीवर आ रहा तो उसकी दवा प्रॉपर लेनी है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है। जहाँ तक बच्चों की बात करें तो बच्चे थोड़ा सा उनको एडवाइस करें कि खाने पीने, जैसे वाटर इनटेक उनका ध्यान रखें कि उनको रेगुलर पानी पिलाते रहें। अगर बाहर गए हैं खेलने तो उनको कोशिश करें कि आप फुल स्लीप्स में ही अलाउ करें बाहर जाने के लिए। और बाहर अगर जा रहा है बच्चा तो वाटर बॉटल साथ में ले ले कि पानी की मात्रा कम ना हो, पानी पीता रहे। इवन इलेक्ट्रॉल इज़ एडवाइजेबल कि आपने इलेक्ट्रॉल डाल के दिए, क्योंकि स्वेटिंग होती है, वाटर लॉस होता है, तो पानी इनटेक प्रॉपर होता रहे। तो अगर हाइड्रेशन मेंटेन है, मच्छर काटने से बच सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इन बीमारियों से बच सकते हैं। ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है इन सब चीज़ों में।
सर इन बीमारियों के लिए स्पेसिफिकली कोई अलग अलग टेस्ट होते हैं जो जाके हम पहले कराएं फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें? जी बिल्कुल, टेस्ट तो है ही है। देखिए, कंफर्म करना है कि अब 3 तरह के बुखार तो तीनों में ही आ रहा है। अब आपको ये जानना है कि आप पेशेंट्स को मलेरिया है या डेंगू है या चिकनगुनिया है, तो तीनों के अलग अलग टेस्ट होते हैं, क्योंकि तीनों का इलाज भी अलग है। अगर किसी को मलेरिया है तो उसे एंटी मलेरियल ड्रग्स लेनी है। अगर उसको चिकनगुनिया या डेंगू है तो ऐसी कोई एंटीवायरल ड्रग्स नहीं है, बट सर्टेन मेडिकेशंस हैं, जैसे पैरासिटामॉल है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, तो ये लेना है। तो सबसे पहले ये तो अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि डेंगू मलेरिया है तो मलेरिया के लिए ब्लड टेस्ट होता है, पेरिफेरल स्मीयर में देखते हैं मलेरिया पैरासाइट है कि नहीं है। मलेरिया में भी कुछ कैटेगरी होती है, जैसे मलेरिया फैल्सीपैरम होता है, वो जानलेवा होता है, जिससे बुखार दिमाग में चला जाता है, और तो वो टेस्ट करा के हम समझ सकते हैं किस तरह का प्रोटोजोआ जो उसको कॉज कर रहा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है कि फैल्सीपैरम है, क्योंकि फैल्सीपैरम इज लीथल। दूसरी बात, अगर डेंगू की बात करें तो डेंगू के टेस्ट होते हैं, एक एंटीजन टेस्ट होता है जिसको हम लोग NS1 बोलते हैं, और एक IgM होता है, एंटीबॉडी टेस्ट होता है। तो 2 टेस्ट होते हैं, बट NS1 होता है इनिशियली 5 डेज़ का, अगर फीवर है तो वहाँ पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर उससे 5 दिन से पहले कराएंगे तो वो भी पॉजिटिव आने में दिक्कत होती है। अगर लेट हुए तो फिर आप एंटीबॉडीज टेस्ट करा लें। चिकनगुनिया के भी एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, तो ये टेस्ट करा के आप कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट्स को मलेरिया है, चिकनगुनिया है या डेंगू है। जी सर, अब बात करें डाइट की पेशेंट के, तो पेशेंट को डेंगू मलेरिया होने के बाद अपनी डाइट में या फिर अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि वो इन सब चीज़ों से जल्दी उबर सके? जी बिल्कुल, देखिए डाइट का बहुत बड़ा रोल है। डाइट अगर प्रॉपर होगी तो पेशेंट्स की इम्यूनिटी इम्प्रूव्ड होगी। अगर इम्यूनिटी बेटर है तो ऑब्वियसली, जैसे मैंने कहा ना, दीज ड्रग्स दीज डिजीज़ेज आर सेल्फ लिमिटिंग। सेल्फ लिमिटिंग कहाँ पे हैं? उन्हीं के पास हैं जहाँ पर इम्यूनिटी अच्छी है। तो सीरियस जो 10% केसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं वो कहाँ होते हैं? जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, या रीनल डिजीज़ है, लीवर की डिजीज़ है, इनमें कॉम्प्लिकेशन होता है। तो डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है। डाइट में बेसिकली आपको करना क्या है, जैसे मैंने बताया कि पानी का इस्तेमाल तो ज़्यादा करना है, वाटर इनटेक लेना है, हाइड्रेशन प्रॉपर करना है। उसके अलावा आपकी जो डाइट, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट मीन्स कि प्रोटीन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और फैट अमाउंट सबसे कम होना चाहिए। इन तीनों के अलावा जो आपकी डाइट्स में फ़ाइबर बहुत होने चाहिए। जो इंडियन डाइट में फ़ाइबर और प्रोटीन लैकिंग है। अगर हम अपनी डाइट के बारे में सोचते हैं तो हम जो फ़ाइबर और प्रोटीन ले रहे हैं वो बहुत ही कम होता है। तो फ़ाइबर मीन्स कि रॉ चीज़ें लेनी है, मतलब फल जिसमें आते हैं या स्प्राउटेड ग्रेन्स आते हैं, तो ये सब फाइबर्स डाइट है। सैलड्स है तो ये लेना है। प्रोटीन लेना, प्रोटीन रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इज़ एग, मिल्क, सोयाबीन, तो ये चीज़ें अपनी डाइट में लानी है। तो अगर प्रोटीन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली इम्यूनिटी बढ़ेगी, और इम्यूनिटी अगर इम्प्रूव होगी तो आप बीमारियों की चपेट में आने से बच सकते हैं। सर, जब हम बात करते हैं डेंगू की तो अक्सर ये देखा जाता है कि प्लेटलेट्स जब गिरने लगती हैं तो पेशेंट्स बहुत पैनिक हो जाते हैं, वो एडमिट होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि प्लेटलेट्स किस लेवल पे आके जब कम हो जाती हैं उसके बाद वो रिस्की होता है। जी बिल्कुल, देखिए पहले मैंने बताया आपको कि अगर डेंगू हो गया तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्यूट जो डेंगू फीवर है 90% सेल्फ लिमिटिंग है। डेफिनेटली प्लेटलेट कम होता है, इम्यून मेडिएटेड होता है, इम्यूनिटी की इम्यून कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगते हैं जो प्लेटलेट को कम करते हैं। बट उसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक प्रोसेस है, ये एक डिजीज़ प्रोसेस है, इसमें धीरे धीरे प्लेटलेट नीचे आएगा। जो रिकमेंडेशन है, जो गाइडलाइंस है, CDC की गाइडलाइंस है कि प्लेटलेट कब चढ़ाना है, तो 20,000 अगर पहुँच गई है पेशेंट और ब्लीडिंग भी है साथ में, नाक से खून आ रहा है या कॉफ में आ रहा है खून या पेशाब में खून आ रहा है, लैट्रिन में खून, आपको चढ़ाना है। बट 20,000 से अगर ऊपर प्लेटलेट है और कोई ब्लीडिंग एपिसोड नहीं है तो प्लेटलेट चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करें, प्रॉपर वाटर इनटेक लेते रहें, तो 5 और 7 डेज़ के बाद अपने आप प्लेटलेट बढ़ने लगती है। तो 20,000 के ऊपर आई डोंट थिंक कि प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत है अगर कहीं ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। सर, जब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की तो बहुत सारे मिथ्स हैं जो लोगों के दिमाग में भरे हुए हैं, जैसे कि बकरी का दूध, पपीते के पत्ते, ये सब लोग। तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि क्या ये वाकई काम करते हैं या फिर ये सिर्फ लोगों के दिमाग का भ्रम है? नहीं, ये देखिए मिथ्स हैं। जो अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो प्लेटलेट कम क्यों हो रही है,
इम्यून कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया, इम्यून कॉम्प्लेक्स वहाँ डिस्ट्रक्शन कर रहा है, वो प्लेटलेट को कम रहा है। बकरी का दूध इम्यून कॉम्प्लेक्स को थोड़ा ना तोड़ देगा, या पपीता का पत्ता इम्यून कॉम्प्लेक्स को नहीं तोड़ देगा। तो ये अगर साइंटिफिकली दे आर नॉट प्रूवन, कोई रोल नहीं है। प्लेटलेट कम होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपोजिशन से, और वो धीरे धीरे कम होगी और अपने आप ही ऊपर जाएगी। बस हमें हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है। बकरी का दूध हो या पपीते का पत्ता हो या कीवी खाना हो, या ठीक है फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर हेल्दी, आप ले सकते हैं, बट स्पेसिफिकली कि आपको कीवी खा के प्लेटलेट बनाना है, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ ज़रूरी है। आप नॉर्मल डाइट लें, सारे फल खाएँ, सब अच्छे हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से जुड़े हुए सारे उनके सवालों के जवाब घर बैठे मिल गए होंगे, एंड उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी दोबारा कनेक्ट होंगे किसी एक अच्छे और टॉपिक पर बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।